Assalamualaikum everyone, welcome to CHP. This is Ali and with me is Arslan. Today we are reviewing the Toyota Hilux Invincible और अरसलान इसके ओनर हैं. अस्सलामुअलैकुम अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली, मैं ठीक ठाक. Right. तो please introduce yourself. So Ali, as you mentioned, I am Arslan. I work for an IT company in Lahore. So that is my brief introduction. Right. तो let's start with the car. इंट्रोडक्शन प्लीज दें कोई गाड़ी के बारे में. अच्छा, तो बेसिकली ये 2011 की टोयोटा हाइलक्स इन्विंसिबल है. इन्विंसिबल बेसिकली इट्स यूके इंपोर्ट हाइलक्स और उसमें जो टॉप ऑफ लाइन वेरिएंट आते हैं उनको इन्विंसिबल कहते हैं. तो बेसिकली इट ड्रॉज इट्स नेम एंड दिस इन्विंसिबल बैजिंग फ्रॉम अ 2003 एपिसोड ऑफ टॉप गियर. वो इट वाज वन ऑफ द क्लासिक्स इफ यू वुड रिमेंबर. या तो उसमें ये उन्होंने क्या था कि एक 88 मॉडल हाइलक्स था, उसको उन्होंने एक केबिन में से गुजारा, देन दे थ्रू इट इनटू द सी और उस गाड़ी को उन्होंने आग लगाई. बिल्डिंग डिमोलिश थी, उसके ऊपर गाड़ी पड़ी थी एंड इट वाज स्टिल स्टार्टिंग. तो उसमें उन्होंने हाइलक्स को एक वो कह लीजिए कि खिताब दिया द इन्विंसिबल, और उसकी बेसिस पे फिर बाद में टोयोटा ने अपनी गाड़ी को ब्रांड करना शुरू किया एज हाइलक्स इन्विंसिबल. सो दिस इज वन ऑफ दोज इन्विंसिबल व्हीकल्स. तो ये गाड़ी है हाइलक्स इन्विंसिबल 2011 मॉडल की, 3000 सीसी टर्बो डीजल मेटेड विद 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन. So when did you buy this car? So मुझे तकरीबन अराउंड ईयर हो गया है. या सही. तो आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या था इस गाड़ी को लेने के पीछे? आपको याद होगा कि मेरे पास पहले भी एक हाइलक्स था. तो मैंने 4 साल वो हाइलक्स ट्राई किया. इट वाज अ पाकिस्तानी हाइलक्स चैम्प 2012 का मॉडल था और बहुत साफ सुथरी गाड़ी थी. 2500 सीसी टर्बो डीजल, अगेन अ मैनुअल व्हीकल. तो वो बेच के मैंने एक 100 सीरीज लैंड क्रूजर ले ली थी लास्ट ईयर. ठीक है ना, 98 मॉडल गाड़ी थी, 98-99 के आई बिलीव. 100 सीरीज V8 इंजन में थी. तो लेकिन आई डिडंट रियली लाइक दैट कार क्योंकि अगेन इट्स सब्जेक्टिव. इट वाज अ ग्रेट कार बट बस मुझे वो गाड़ी बहुत ज़्यादा कह लीजिए पसंद नहीं आई. तो आई वाज मिसिंग माई हाइलक्स और इसकी ड्राइव वगैरह. तो मैंने बेच के दोबारा उस लैंड क्रूजर को ये ले ली. अच्छा, सही. तो कॉस्ट की बात करें इसकी, आपको कितने की पड़ी है? मुझे ये इन द विसिनिटी ऑफ 6 मिलियन, साउथ ऑफ 6 मिलियन के लीजिए कॉस्ट ये गाड़ी. 60 लाख. यस. तो आप जब ये गाड़ी ले रहे थे तो आपने और भी कोई ऑप्शंस कंसिडर की थी? मतलब इसमें सिविक आ जाती है, सेडान्स मतलब भी नॉर्मल जो चलती हैं, सिविक, करोला वगैरह. नहीं, सिविक वाला लौंडा नहीं बना चाहता. नहीं अली, एक तो लॉन्डो वाली उम्र भी थोड़ी सी गुजर गई है. दूसरा मैं वैसे भी SUV ही लेना चाह रहा था डीजल में ही. आपका बचपन का शौक है? हाँ जी, बचपन का शौक है. आपको याद होगा आपके पास वो छोटी वाली, हम दोनों को शौक होता था. हाँ जी, मैं आपसे लेता था वो जो मॉडल्स होते थे छोटी गाड़ी में. हाँ जी, उसमें भी आपके पास काफ़ी SUVs होती थी. हाँ, मुझे SUVs का शौक था शुरू से. शौक मतलब मुझे पर्सनली काफ़ी शौक है. अगर मैं अपनी फेवरेट्स बताऊँ, मतलब कोई ऐसा की वो नहीं है बट लाइक मुझे 94 लैंड क्रूजर जो होती है ना, 94 प्राडो, तो वो मुझे बहुत पसंद है. मुझे सर्फ बहुत ज़्यादा पसंद है. वी हैड वो छोटी फोरनर्स भी. तो मुझे इन गाड़ियों का बहुत शौक था शुरू से. यस. सो you've owned the Vigo Champ as well? Yes. Or you've owned it for 3 years, right? Yeah, I think more than 3 years. More than 3 years. तो उसको अगर आप कंपेयर करें Vigo Invincible से, क्या डिफरेंस है? अच्छा, इसको आई थिंक इन्विंसिबल नहीं कहते, इसको हाइलक्स इन्विंसिबल कहते हैं और विगो इसको अक्रॉस द वर्ल्ड कहते हैं. तो जो पाकिस्तानी विगो चैम्प था ना, उसमें और इसमें मेन जो फ़र्क है ना, जो वो सबसे पहले तो इसकी मोटर का फ़र्क है. वो मोटर इसके अंदर जो है ना, ये जो बेसिकली दोनों में आता है KD सीरीज का इंजन नहीं है, जो कि काफ़ी लेटेस्ट इंजन था टोयोटा का तब. तो वो 1 KD इसके अंदर इंजन आता है, 3000 सीसी टर्बो डीजल 170 हॉर्स पावर का. जबकि जो पाकिस्तानी गाड़ी थी उसमें थ्रू आउट अगेन टोयोटा की स्ट्रैटेजीज होती हैं, हमें समझ नहीं आती. बस 2 KD इंजन था, 2500 सीसी टर्बो डीजल गाड़ी थी विदाउट एन इंटरकूलर. तो अगर आपने एक लोकल हाइलक्स को उससे कंपेयर करना हो ना, पाकिस्तानी हाइलक्स से, उस जनरेशन के स्पेसिफिकली, वेरी स्पेसिफिक टू दैट जनरेशन, तो एक मेजर फ़र्क यह था कि इसमें जो हुड स्कूप दिया होता है ना, उसके नीचे इंटरकूलर होता है और उसमें हुड स्कूप नहीं होता. वीगो चैम्प में इंटरकूलर बिल्कुल नहीं होता. इंटरकूलर उसमें नहीं होता. टर्बो होता है बट द टर्बो इज मच स्मॉलर और इंटरकूलर नहीं होता उस पर. बिल्कुल. तो इंजन की हम बात करते हैं. तो इंजन को तो आपने मेंशन किया, जैसे 500 सीसी एक तो पहले डिफरेंस है उसकी
पाकिस्तानी वर्जन में 2500 सीसी आता है, Yeah. इसमें 3000 सीसी आता है, तो ऑफ कोर्स पावर वाइज भी और ड्राइव वाइज भी डिफरेंस होगा। यस उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा है? ड्राइव वाइज इसकी पावर ज़रा ज़्यादा मज़े की है उससे। बिल्कुल। लेकिन इफ़ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, इस गाड़ी की ना असल में जो क्लच प्लेट है ना वो मतलब कि चेंज होने वाली है, जिस वजह से व्हील्स तक पावर है प्रॉपर ट्रांसफर नहीं होती, वो स्पिन करते रहती है। आपकी आरपीएम ऊपर जाती है तो गाड़ी की स्पीड उस तरह ऊपर जाती है, बट अदरवाइज ठीक है, गाड़ी की पावर अच्छी है एज़ कम्पेयर टू वो ज़्यादा मज़े की। इंजन का ग्राउल भी मज़े का है और टर्बो की वो जो वेसल है ना वो बड़ी अच्छी है इसकी। इंजन और पावर की बात कर रहे हैं तो वो एक सेइंग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसकी फ्यूल कंजम्पशन की अगर हम बात करें, उसके बारे में एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है? अच्छा, ये जो है ना हाइलक्स की डीजल इंजन आर जनरली वेरी फ्यूल एफिशिएंट, तो एक तो ये चीज़ होती है। तो दूसरा खास तौर पर जो ये इंजन था ना ये काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट है। मैं थोड़ा चलाता भी, आपको पता है, लाइट फुट के साथ में इतनी तेज़ गाड़ी स्लो चलाना प्रेफर करता हूँ। तो मुझे गाड़ी जो है ना विद लाइट फुट खास तौर पे, अब हमारा अगेन वो उस पर डिपेंड करता है आपका राउट क्या है। मैं कनाल से कम्यूट करता हूँ, कनाल से कम्यूट करके गुलबर्ग अपने ऑफिस चला जाता हूँ, तो उस तरीके से मतलब कि सिटी ट्रैफिक फेस नहीं करनी पड़ती। मुझे शहर में गाड़ी 11 से ऊपर दे देती है एवरेज। और हाईवे पे मैं जब मोटरवे पे गया था इस्लामाबाद, तो मैं 90 से 100 की स्पीड, अगेन वेरी स्लो, बट दैट्स हाउ आई लाइक टू ड्राइव इट। अगेन फ्यूल भी इतना एक्सपेंसिव हो गया। बिल्कुल। मुझे गाड़ी ने 14.4 की एवरेज दी थी। 14.4 या 14.4 की, तो मैंने सच बोल रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और मैंने इसकी कैलकुलेशन की थी, आई एम विलिंग टू शेयर द नंबर्स विद यू एज वेल। तो 14.4 की एवरेज दी थी, विच इज़ कंसिस्टेंट विद द एवरेज जो पाकिस्तानी गाड़ी भी मुझे देती थी। तो वो उसका मैंने एक्चुअली ग्राफ भी प्लॉट किया था, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो इतनी एवरेज ये गाड़ी देती है, बहुत फ्यूल एफिशिएंट है। जो इस इंजन का एक छोटा सा मसला है कि लीजिए वो ड्यूरेबिलिटी का, एज आई मेंशन्ड कि इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी। तो पाकिस्तान का चूँकि डीजल अच्छा नहीं है ना, तो इन गाड़ियों के इंजन आर वेरी प्रोन टू फेलियर अनफॉर्चुनेटली। राइट। अच्छा, तो हम बिल्ड क्वालिटी की भी बात कर लेते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी का आपने कहा कि मसला आपको लगा, वो इंजन वाइज आप कह रहे थे। अच्छा, इंजन वाइज बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आप इसमें गंदा इंजन डालेंगे, तेल इसका टाइम पे चेंज नहीं करवाएंगे, तो दिस इज़ स्लाइटली मोर, बल्कि कदरे मोर क्या कहते हैं, सेंसिटिव टू दोज थिंग्स एज कम्पेयर टू इट्स प्रेडिसेसर, जो कि वो था 1 kd इंजन था। वो तो वेजिटेबल ऑयल पे गाड़ी चल जाती थी। तो यूके में लोगों ने काफ़ी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे। वो उसमें चिप्स का जो चला हुआ तेल होता था वो डाल देते थे, तो क्या कहते हैं, हवा में खुशबू उसकी फैल जाती थी और गाड़ी चलती रहती थी। या 100%। तो लेकिन इसमें जो है ना वो आप नहीं कर सकते। इट्स वेरी फ्यूल एफिशिएंट बट थोड़ा सा सेंसिटिव इंजन है। तो अक्सर आप जब गाड़ी लेने जाते हैं ना सेकंड हैंड मार्केट में, तो आपको वो गाड़ियाँ मिलती हैं जिनके इंजन फेल हुए होते हैं और उन्होंने 1KZ डाला होता है चेंज करके। इस गाड़ी में 1KZ नहीं आता। वो 94 प्राडो में आता था, उसके बाद भी आता था प्राडो में, बट इस गाड़ी में नहीं आता। सही। अच्छा, इंजन की बात करें, आपने कोई मॉडिफिकेशंस करवाई हैं इंजन में? नहीं, मैंने नहीं करवाई। ये स्टॉक इंजन ही है इसके अंदर, 3000 सीसी। राइट। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन, इसकी रोड प्रेजेंस ऑफ कोर्स वो तो मतलब दूर से भी आपको नज़र आ जाती है, ऊपर से कलर भी ऐसा है। बिल्कुल। तो बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के वाइज आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? अच्छा, बिल्ड क्वालिटी बीइंग अ टोयोटा वैसे भी क्या कहते हैं, इट्स रियली गुड कार। या 100%। और उसमें भी टोयोटा में भी टोयोटा हाइलक्स जो है ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी तो फेमस है, आपको पता है। बिल्कुल। फ्रॉम जैसे कहते हैं ना, फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन आउटबैक्स टू फार्मर्स इन यूके एंड वॉर जोन्स, बैटलफील्ड्स, हर जगह पे इस गाड़ी की यूटिलिटी है। कमर्शियल यूजेज में ये गाड़ी आ जाती है। गाड़ी बहुत, इट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट व्हीकल्स इन द वर्ल्ड। तो इट्स एग्जैक्टली, तो इट्स हाईली ड्यूरेबल। वो इस गाड़ी का कभी भी एक प्रॉब्लम नहीं रहा। तो बाकी इंजन वाइज जो एक वो चीज़ थी वो मैंने आपसे थोड़ी सी शेयर कर दी। बाकी बिल्ड क्वालिटी इज़ ग्रेट और इट्स गुड कार, नो डाउट। अच्छा, तो ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं, ड्राइव की बात करते हैं, तो टायर्स का भी एक मैसिव रोल होता है उसमें। बिल्कुल। तो आपने टायर्स कौन सी कंपनी के डलवाए हुए हैं, क्या साइज़ है, रिम्स ओरिजिनल हैं क्या है? बाय जो यूके वाले में इनविंसिबल से अगर आप कंपेयर करें बाकी वीगो चैम्प वगैरह से, तो सेम है या डिफरेंट है? अच्छा, प्री फेसलिफ्ट में माय अंडरस्टैंडिंग है कि जो ये गाड़ी आई थिंक फेसलिफ्ट हुई भी है, मतलब ये एक्चुअल फेसलिफ्टेड गाड़ी नहीं थी, ये फेसलिफ्ट की है, किसी ने खरीद के ना। जो इसके रिम्स है ना वो प्री फेसलिफ्ट वाले हैं। दोज वर द वंस जो खाली यूके में ही आए थे प्री फेसलिफ्ट में। फेसलिफ्ट के बाद उसमें जो रिम आए थे वो सारी दुनिया में एक जैसे थे। जो फॉर्च्यूनर में भी आए थे वो पाकिस्तानी हाइलक्स चैम्प में भी वही थे और उसमें भी वही थे, थाई गाड़ी में। लेकिन उससे पहले ना पाकिस्तान में भी फ़र्क रिम थे, आपके पास जो थाई गाड़ी थी उसका भी फ़र्क रिम था,
और इसका भी फ़र्क रिम था। तो इसका बिल्कुल वो वाला रिम है यूके वाला, और आई थिंक 16 इंच का रिम है, और उसमें एक स्टार वाला नट भी है, जो मतलब 5 नट है ना या 6 नट है, तो उनमें एक नट डिफरेंट है और उसके अंदर की होती है ताकि वो कोई चोरी ना कर सके। टायर्स की आपने बात की, टायर्स योकोहामा ज्यूलैंडर इस पे लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत पुराना लगा हुआ है, उसका ट्रेड ख़त्म है। तो मतलब इन ऑल ऑनेस्टी इट्स नॉट सुपर सेफ टू ड्राइव दिस व्हीकल। वो चेंज कराने चाहिए, लेकिन बट अगेन इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू चेंज। दिस इज नॉट माई डेली ड्राइवर, तो आई एम नॉट प्लानिंग टू चेंज देम एनी टाइम सून। होपफुली किसी दिन पैसे आगे ज़्यादा तो खरीदेंगे इंशाल्लाह। तो इंटीरियर पे हम मूव ऑन करते हैं। एक तो आप कोई स्टैंड आउट फीचर्स बताएं जो आपने इसमें नोटिस किए हो, बाकी लोकली मेड लोकली असेंबल्ड वीगो चैम्प में ना हो। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं आता ये फीचर कि इसमें ये है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, बट डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है इसके अंदर। उसके अलावा यू गेट ट्रैक्शन कंट्रोल, उसके अलावा आपके पास हेडलाइट के वॉशर्स आ जाते हैं, गाड़ी का मीटर फ़र्क है, मीटर की लाइट्स डिम करने वाली हैं, और क्रूज़ कंट्रोल है। 2-3 चीज़ें जो मुझे इसकी या मैनुअल में भी क्रूज़ कंट्रोल है, विच इज़ वेरी रेयर, लेकिन आता है इन गाड़ियों में। इस गाड़ी में रेयर है, पाकिस्तान में तो आता ही नहीं है। तो लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है मैनुअल गाड़ी पे वो आना। तो लेकिन इस गाड़ी पे चलता नहीं है। या प्लीज़ गो अहेड, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। अच्छा, तो बेसिकली इसके इन फीचर्स के साथ 2 चीज़ें जो क्वर्क्स हैं या वो, अच्छा इसका ये वाला जो है ना इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी अच्छा है, इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं, टेम्परेचर आ जाता है। पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं आती ये चीज़ें, रेंज भी आ जाती है, उसमें ये वाली चीज़ें नहीं आ जाती, विच इज़ मतलब इट इज़ स्लाइटली इरिटेटिंग। तो आपके पास ड्राइवर के पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन जनरेशन की गाड़ियों में। तो इतनी पुरानी तो गाड़ी है नहीं। तो दूसरा जो 2 चीज़ें इसकी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि इरिटेट भी करती हैं, वो ये इसका जो ओडोमीटर है वो माइल्स के अंदर है। तो मैंने जब गाड़ी ली तो 1.5 लाख शो करा था, मैं समझा 1.5 लाख किलोमीटर चली है, वो 2.5 लाख किलोमीटर बनते हैं देवर तो मतलब नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, बट स्टिल वो थोड़ा आप कन्वर्जन करनी पड़ती है। ऑन टॉप ऑफ इट ये जो इसके हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, उसके अलावा जो ये इसके इशारे हैं ना गाड़ी के, तो वो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। अच्छा, तो दैट इज अ बिग इरिटेंट फॉर मी पर्सनली, कि आप कभी इशारा देते हैं इस साइड से, आप यूज होते हैं राइट साइड पे यूज करने के, तो आप जैसे ही देते हैं इंट्यूटिवली वाइपर चल जाते हैं। तो आई फाइंड इट वेरी इरिटेटिंग, तो मुझे वो चीज़ बहुत बॉदरसम लगती है। बट स्टीयरिंग कंट्रोल्स हैं, ये है वो है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स भी इसमें ही आते हैं, वीगो चैम्प में नहीं आते, if I'm not wrong। वीगो चैम्प में आते थे उसकी लेटर मॉडल्स में, टॉप ऑफ लाइन उसमें गाड़ी थी GX में आते थे। मेरे पास V थी, उसमें नहीं थे। अच्छा, तो लॉन्ग ड्राइव्स का आपने बताया। हाँ, उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उसमें तो ऑफ कोर्स आप हैं भी ज़रा हल्के पैर। हाँ जी बिल्कुल, तो फ्यूल वगैरह भी कम लगता है। बाकी गाड़ी चूँकि बड़ी है इसकी ना, एक रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा है, इट्स अ बिगर व्हीकल ना, तो उस वजह से गाड़ी मुझे थोड़ा सा सेफ भी फील होता है ऐसा कि बड़ी गाड़ी पे लॉन्ग ड्राइव्स पे जाने में, क्योंकि ट्रक्स वगैरह होते हैं, बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं, दे ड्राइव लिटिल टू रैशली, तो उस वजह से सेफर होती है। हाँ, ये गाड़ी थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन में होती है। तो अच्छा, तो आप इसके साइज़ की बात कर रहे थे, तो उसमें लेग रूम भी एक होता है। बैक में इसका पिकअप ट्रक्स का नॉर्मली होता है कि आपको बैक जो पीछे लोग बैठते हैं वो ज़रा अनकंफर्टेबल होते हैं यूजुअली। आपका इत्तेफाक हुआ है पीछे बैठने का? अच्छा, मैं इस गाड़ी में बैठा, लेकिन जो उससे पहले हाइलक्स था ना, उसमें मैं पीछे बैठा था, और इट्स नॉट द मोस्ट प्लेजेंट एक्सपीरियंस आई विल से। अच्छा, और बूट स्पेस की बात करें तो आप यूज़ करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग पीछे कम ही यूज़ करते हैं। बोरियां शोरियां भी रखी हैं आपने आटे वगैरह की या आलूओं की? नहीं, मुझे नहीं बोरियां वगैरह रखने का इत्तेफाक हो, सामने इत्तेफाक से डाला भी जा रहा है। और नहीं, मैं आटे की बोरियों की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो उस डाले में भी वो बकरा लेके जा रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं इत्तेफाक। बकरा शकरा आपने रखा हो, ईद उल अज़हा भी करीब है। नहीं, मैं वैसे इस तरह के कामों के लिए कोशिश करता हूँ अपनी गाड़ी ना यूज़ करूँ। आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट माय कार, तो लेकिन कभी कभी सामान कैरी करने के लिए इट्स वेरी हैंडी। तो बूट स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो इसमें वैसे तो सेफ्टी का भी मसला होता होगा ना, क्योंकि कवर्ड नहीं है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपको रोकना पड़ता है, आपको डर होता है कि कोई आपका सामान उठा ले या बिल्कुल। अगर आप हाईवे पे भी ट्रैवल करें, आपने पीछे सामान रखा हुआ है, तो वो सामान एक्सपोज पड़ा है, अनलेस यू हैव अ ट्रंक कवर ना। तो ट्रंक कवर के बगैर अगर आप रख रहे हो, तो आपका सामान काइंड ऑफ एक्सपोज्ड है, तो आपको थोड़ा सा डर होता है कि यार ऐसा कोई चीज़ मिसप्लेस हो सकती है। ट्रंक कवर भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है अगर आपने लगवाना हो। हाँ, अगर आप अच्छा प्रॉपर लगवाए ना, तो ऑफ कोर्स इट्स एन एक्सपेंसिव ऐड ऑन, या एब्सोल्युटली 100%। राइट। तो इंफोटेनमेंट वगैरह की हम बात कर रहे थे, इसमें अगर करें LED स्क्रीन, आपने
खुद लगवाई है या पहले से थी? ये मैंने इसमें एंड्रॉयड पैनल जो है ना, ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, और इसका अंदर स्टैंडर्ड एक डेक आता होता है, ये वो नहीं है। तो ये मैंने आफ्टर मार्केट लगवाया है, पीछे कैमरा लगा है। ये 16-17 हज़ार की आई थिंक लग जाती है, अच्छी वाली। अच्छा, और इसका टच सेंसिटिविटी कैसी है? बहुत अच्छी है, स्मूथ है, अच्छी है। तो बाकी ऑफ कोर्स एंड्रॉयड वो और एप्पल कारप्ले वगैरह वाला सीन तो नहीं है ना, इतने पैसे में होता है, बट इट्स गुड। कनेक्टिविटी अच्छी है, ब्लूटूथ इसका अच्छा है, स्पीकर गाड़ी में ऑलरेडी अच्छे लगे हुए थे, और यहाँ स्टीयरिंग से वॉल्यूम भी कंट्रोल हो जाते हैं, सॉन्ग्स कंट्रोल हो जाते हैं, आगे पीछे आप शफल कर सकते हैं, तो अच्छा है। राइट। अच्छा, दिस इज ऑब्वियसली अ ह्यूज व्हीकल, हमने पहले भी मेंशन किया। तो जाहिर सी बात है पार्किंग का भी मसला होता होगा, मैन्यूवरेबिलिटी का भी मसला होता होगा, तो उसके हवाले से आपका कैसा एक्सपीरियंस है? अच्छा, ये ऑफ कोर्स पाकिस्तान में थोड़ा मैन्यूवरेबिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। बहुत ज़्यादा गाड़ी ना विड्थ में ज़्यादा नहीं है, जैसे 100 सीरीज़ होती है वो थोड़ी विड्थ में भी ज़्यादा होती है गाड़ी, बट ये लेंथ में ज़्यादा है, विड्थ इसकी ज़्यादा नहीं है, तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा तंग नहीं करती पड़ेगी। लेंथ इसकी ज़्यादा है, और पार्किंग स्पेसेस पाकिस्तान में वैसे ही कम होती हैं। लाहौर में स्पेशली इतनी बिजी ट्रैफिक तो आपको पता है, आप वैसे भी सुबह बिजी आवर्स में जाते होंगे, वर्किंग बिल्कुल जब ऑफिस जाते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, तो तब भी आपको ट्रबलसम लगता होगा। या इट इज 100% ट्रबलसम, व्हिच इज व्हाई दिस इजंट माय डेली ड्राइवर, आई ड्राइव अनदर कार टू वर्क। राइट। अच्छा, तो अगर कंफर्ट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आप वीगो चैम्प से कैसे कंपेयर करेंगे? सीट वाइज, सीट इसकी कंफर्टेबल काफ़ी है, मैंने तो अच्छा, नोट किया। हाँ, ये सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं एज कम्पेयर टू द पाकिस्तानी हाइलक्स। इसमें जो है ना, क्या कहते हैं, इसकी कुशनिंग बहुत अच्छी है पाकिस्तानी गाड़ी से, और इसकी जैसे सीटें जो होती है ना, उसमें थोड़ा सा फोम ज़्यादा एडेड है, जिस तरह सर्फ के अंदर होता है। तो पाकिस्तानी गाड़ी की सीट्स इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, और एडिशनली मोर इम्पॉर्टेंटली इसकी सस्पेंशन भी उससे फ़र्क है। तो जो गाड़ियाँ आती है ना, जैसे कि थाई आती है गाड़ी, और मोस्ट कॉमन जो है थाईलैंड वाली हाइलक्स ले लें, पाकिस्तानी ले लें, और यूके वाली इन्वेंसिबल ले लें, तो इन्वेंसिबल इनमें से सबसे कंफर्टेबल समझी जाती है। बिल्कुल। अच्छा, सेफ्टी पे हम मूव ऑन करते हैं। एयरबैग्स के बारे में तो एक तो आप बताएं कितने एयरबैग्स हैं, और ओपन है, इसके यूज़ तो नहीं हुए? नहीं, अच्छा, इसके एयरबैग्स थैंकफुली डिप्लॉय नहीं हुए, गाड़ी कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं हुआ हुआ। तो इसमें एयरबैग्स आपको मिलते हैं, आई बिलीव 6 मिलते हैं। 6 एयरबैग्स? या 2 फ्रंट एयरबैग्स हैं, 2 पिलर्स के हैं, और 2 पिछले पिलर्स के अंदर हैं। इतना तकल्लुफ़ किया इन्होंने तो बड़ा। हाँ जी, मैंने कहा पाकिस्तान में तो ज़रूरत ही नहीं है एयरबैग्स की। पाकिस्तान में आई थिंक 2 एयरबैग्स की रिक्वायरमेंट 2 एयरबैग्स भी आसान करते हैं, और ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तानी जो हाइलक्स है ना, अच्छा, उसके अंदर भी 2 थे, और वो भी आई वुड से कि काफ़ी लाइक मतलब आई वाज सरप्राइज्ड व्हेन आई फाउंड आउट कि उसमें 2 एयरबैग्स थे। सरप्राइजिंग। हमें ज़रूरत थोड़ी है, हम पाकिस्तानी हैं। वी डाई लाइक रियल मैन। रियल मैन। अच्छा, बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें, ब्रेकिंग के बारे में बताएं। अच्छा, ब्रेकिंग इस गाड़ी की बहुत फारिग है। अच्छा, वो बिल्कुल फारिग है, और दैट इज़ वन थिंग जो कि लैंड क्रूज़र में या बाकी अक्सर गाड़ियों में से बहुत बेहतर होती है। एक तो ट्रक है ना, तो ये नोज़ हैवी भी है, फ्रंट पे इसका वेट जाता है सारा, इंटरकूलर वगैरह का और एडेड वेट होगा। हाँ, इंटरकूलर का इटसेल्फ वेट इतना ज़्यादा नहीं है, बट जनरली इंजन बड़ा है, और वैसे भी ट्रक का डिज़ाइन ऐसे होता है कि इट्स नोज़ हैवी, और बैक पे कोई वजन नहीं है, सारा वजन आगे है। तो इसकी ब्रेकिंग ना थोड़ी सी वो अजीब सी डिस्टॉर्टेड होती है, क्योंकि पूरा वेट यूनिफॉर्मली गाड़ी पे नहीं होता। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं ना, तो आपको एक बड़ा कह लें कि आपको एक रियलिटी चेक मिलता है, इसकी ब्रेक्स अच्छी नहीं है गाड़ी की। अच्छा, एसी की परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करें, एसी की परफॉर्मेंस इज ग्रेट, एसी की परफॉर्मेंस इज ग्रेट, इंजन बड़ा है, एसी अच्छा है, और केबिन छोटा सा है, तो मतलब इट्स बेसिक मैथ। अच्छा, तो बाकी कॉस्ट्स एंड मेंटेनेंस की बात करें, तो इस पे ऑयल चेंज और रेगुलर सर्विस जो होती है उसकी क्या कॉस्ट आती है? अच्छा, इस पे कॉस्ट आती है, अगर आप खाली इम्पोर्टेड ऑयल यूज़ करें 3000 किलोमीटर बाद में करवाता हूँ, और इसमें 15-45 का थोड़ा सा मोटर ऑयल डलता है। राइट। और जो इसके अंदर डलता है, इसके अंदर तकरीबन क्वांटिटी आती है उसकी एग्जैक्टली 6.9 लीटर्स। तो 6.9 लीटर्स का आता है, और अराउंड 13-14 हज़ार पड़ जाता है इम्पोर्टेड ऑयल का, अलॉन्ग विद द फिल्टर एंड द वो। फिर उसमें मल्टीपल टाइप के फिल्टर्स आ जाते हैं, मल्टीपल टाइप के एयर फिल्टर्स आ जाते हैं। अच्छा, तो कोई कॉमन इश्यूज या फॉल्ट्स आपको इस गाड़ी में आपको फेस किए? आपने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1 साल रखी है इसको ऑलमोस्ट, तो अच्छा, एज ए मेंशन प्रीवियसली हम डिस्कस भी करते रहते हैं, इसका जो इंजन है ना, वो इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी, तो इट्स वेरी फ्यूल एफिशिएंट,
बट जो फ्यूल सेंसिटिविटी है ना, अगर पाकिस्तान में तेल अच्छा नहीं मिलता, डीजल खासतौर पर गंदा मिलता है, उस वजह से आपके इंजन बहुत ज़्यादा जो है ना फेल कर जाते हैं। Right. तो इन गाड़ियों में अक्सर गाड़ियों के इंजन चेंज हुए होते हैं टू 1KZ, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो बट लाइक इसका इंजन इज सुपर फ्यूल एफिशिएंट बट सेंसिटिव टू फ्यूल क्वालिटी। और एक और इस गाड़ी का मस्त, जो स्पेसिफिक गाड़ी मस्त है ना, मैंने ऑनलाइन चेक किया था, इसमें ये इंजन चेक लाइट की और ये व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल की लाइट ऑन हो जाती है कभी कभी, और वो आई थिंक इसका कोई सेंसर है EGR का या पता नहीं कौन सा, उसकी वजह से होता है। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ, जाहिर सी बात है यूरोप के लिए बने ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लाहौर इज पाकिस्तान इज आल्सो नॉट फॉर द बिगिनर्स। या एब्सोल्युटली, यहाँ पे ज्यादा सेंसिटिव, यहाँ पे लाइव आपको थोड़ी यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं ना, उनको भी खांसी वगैरह होने लगती है, स्मोक बिल्कुल। की आदत नहीं होती, तो बिल्कुल। गाड़ी को भी ऐसे होता होगा। एब्सोल्युटली 100%। अच्छा, ओवरऑल मेंटेनेंस की बात करें तो आपके पास पहले भी आपने एज यू मेंशनड आपके पास लैंड क्रूजर थी, वीगो जैम था, तो ओवरऑल मेंटेनेंस पे ये ज़्यादा कॉस्टली है या वो बेहतर, उसका बेहतर ज़्यादा रहा था? अच्छा, कॉस्ट मोर लेस एक जितनी होगी। लैंड क्रूजर मैंने इतना सा रखी नहीं टू ऑनेस्टी कि मैं उस पर अपना वो प्रोवाइड कर सकूँ एक बहुत ज़्यादा वो। इसकी हाइलक्स की पार्ट प्राइसेस बड़ी मुनासिब है इंजन को, अगर आप साइड पर रखो ना इंजन वाली चीज़ को, तो पार्ट प्राइस मुनासिब है। लाइटें इसकी इतनी महंगी नहीं होती हैं, और तेल का एक स्टैंडर्ड रेट होता है, वो पर लीटर वो 7 लीटर अगर डलता है, 6.9 लीटर डलता है, उतना का लगेगा। तो मेंटेनेंस कॉस्ट अराउंड वो सेम ही उसमें पड़ जाती हैं। सही सही सही। सो लेट्स मूव टू द एंड ऑफ दिस रिव्यू। आई हैव अ क्वेश्चन जो कि मैं सब रिव्यूज़ में पूछता हूँ। What are 3 things that you like about this car and 3 things you don't? So I like a lot of things about this car। ये मतलब मुझे काफ़ी पसंद है। तो जो मुझे चीज़ें मोटी मोटी गाड़ियों पसंद हैं वो ये है द वेट लुक्स, ठीक है। आई रियली लाइक द वेट लुक्स। मुझे लगता है कि ट्रक्स में आपका ज़्यादा डिज़ाइन स्पेस नहीं होती, तो ये ठीक है, इट्स गुड लुकिंग ट्रक। नंबर 2 ये कि इसकी जो इंजन है, और इंजन का एक वो है ना, डीजल इंजन है, टर्बो डीजल, उसकी जो पावर है और फ्यूल इकोनॉमी है, तो उसका कॉम्बिनेशन दैट है रियली लाइक। नंबर 3 पे आई वुड से कि इस गाड़ी का कंफर्ट बहुत अच्छा है, तो कंफर्ट मुझे स्पेसिफिक डाले का पसंद है। 3 थिंग्स आई डोंट लाइक, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि इसके इंजन का थोड़ा सा फ्यूल सेंसिटिव होना, वो चीज़ बेहतर हो सकती है, वो मुझे थोड़ी बॉदरसम लगती है। ब्रेकिंग आपने मेंशन की थी। ब्रेकिंग इज अ मेजर इशू। ब्रेकिंग इज अ मेजर इशू इस गाड़ी में, क्योंकि आप जहाँ भी जा रहे होते हैं बिल्कुल ऊपर चढ़ के आपको ब्रेक लगती है, व्हिच इज डेंजरस। तो और नंबर 3 पे अगर मैं पुट करूँ तो यार, अगर ऑटोमेटिक होती तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता। सही सही। So now we'll wrap up this review. Thank you so much, Aslan, for giving us your precious time and giving such a detailed outlook on this car. And thank you to the viewers as well. आप लोगों ने हमें इतना end तक वीडियो देखी, और please sure to give us any video suggestions that you would like us to make, and do not forget to turn on the notification bell on, hit the like and subscribe button, and inshallah we will meet you in the next video. Thank you and Allah Hafiz.